और सर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं सर? अपने बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। धन्यवाद राज फॉर इनवाइटिंग मी। Myself Vikas Kalra. I'm working as a financial advisor or as an investment advisor. I help the people to create the wealth, to create the good well-being for the people. क्या बात है। मतलब कि आप लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई वेल्थ कैसे बनानी है, कैसे बनानी है, खासकर पैसों की, है ना। हेल्थ की बात कर लेते हैं हम, वेल्थ की बात नहीं करते। तो आज हम वेल्थ की बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो चलिए आज शो की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में। आखिर ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? क्योंकि इसके बारे में सुना तो है, पर इसके बारे में पूरी अवेयरनेस हमारे श्रोताओं को नहीं है। तो आज इसके बारे में आप पहले बताइए। हाँ, म्यूचुअल फंड को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। हाँ जी। कि बहुत सारे लोगों का पैसा, हाँ जी, ठीक है, एक प्रोफेशनल के द्वारा जब इन्वेस्ट किया जाता है, हाँ जी, तो उसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अरे जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जब 1,000 या 2,000 रुपए मंथली कहीं जमा किया, हाँ जी, और जब वो सारा पैसा इकट्ठा हो गया, तो एक प्रोफेशनल जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं, हाँ जी, वो अपनी सूझबूझ, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस से ओके, उसको इन्वेस्ट करता है। ओके सर, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे माध्यम उसके पास होते हैं, हाँ जी, और उससे फिर वो उस पैसे को ग्रो करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करता है लोगों के लिए। ओके। बट जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक बैंक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम अपना पैसा वहां पे रखते हैं। तो आखिर म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करें? और म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है वो आखिर ज्यादा कहाँ है? क्योंकि हमने आपको पैसा तो दे दिया, पर हमें पता नहीं कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा अवेयर कीजिए हमें। देखिए, बैंक मान लीजिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हाँ जी, वहां पर जो आपका पैसा ग्रो करता है, हाँ जी, अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं तो अमूमन 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, ओके, और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी हाँ 6 जी, से 7% है। ओके, यानी कि आप अपने पैसे को इन्फ्लेशन से भी मैच नहीं कर पा रहे, और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हाँ जी, एक्चुअली यू आर नॉट गेनिंग, या यू आर जस्ट डिग्रोइंग योर मनी। ओके, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहां पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो इन्फ्लेशन से बहुत अच्छा होता है। ओके, उसमें वोलेटिलिटी होती है, इसको हम कह सकते हैं। हाँ जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि हमें पता नहीं होता पैसा कहाँ लगवा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, म्यूचुअल फंड में ये गवर्नमेंट में सेबी के कंट्रोल में होता है, ओके, 100% ट्रांसपेरेंसी होती है, हाँ और जी, फंड मैनेजर को भी ऑब्जेक्टिव अपना पता होता है, उस म्यूचुअल फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसे उसी ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत काम करना होता है। ओके। तो मतलब जब आप इन्वेस्ट करेंगे किसी का पैसा, तो आई थिंक आप सामने वाली पार्टी को पूरी तरह से बताएंगे कि हम पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करवा देते हैं? नहीं, जब हम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ जी, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए अगेंस्ट में हमारा एक बेंचमार्क होता है, ओके, और उस फंड मैनेजर की वो ड्यूटी होती है कि उसे वो बेंचमार्क बीट करना है। ओके, और उसमें हमें क्लियरली पता होता है कि वो वाला फंड जो है हमारा, हाँ जी, किन ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत किस स्टॉक में पैसा लगा रहा है। ओके। तो मतलब प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस होती है कि हाँ कि पैसा जा रहा है तो कहाँ जा जी रहा हाँ, है ना। 100% ट्रांसपेरेंसी। ओके। तो अगर मैं आपसे जानूं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, तो आप इस बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? देखिए, म्यूचुअल फंड वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, ओके, लेकिन फिर भी हम इसको 2 या 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। जैसे कि इक्विटी, ओके, ठीक है, इक्विटी में भी सब टाइप्स होते हैं कि हाँ स्मॉल जी, कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी ओके, कैप है। सेकंड आता है डेट। डेट ओके, में हमारा पैसा लगता है सरकारी बॉन्ड्स में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। ओके सर, और तीसरा, जनरली वी नो द कमोडिटी लाइक ओके, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या अदर कमोडिटी। ओके और सर, उसमें भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे गोल पे, हमारे टारगेट पे, हमारे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि ओके, हमें वो पैसा कहाँ लगाना है, ओके, और कितना लगाना है, कितने टाइम पीरियड के लिए लगाना है। ओके। अब जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि मैं नया बंदा हूँ और मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, खासकर म्यूचुअल फंड में। तो स्टार्ट कैसे किया जाए, और क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, कौन सा म्यूचुअल फंड चुना जाए? देखिए, एक नए इन्वेस्टर के लिए मैं हमेशा ये कहूंगा कि उनको स्टार्ट करना चाहिए या तो वो फ्लेक्सी कैप फंड से या हाइब्रिड फंड से शुरू करें, ओके, क्योंकि उसमें एक स्थिर वोलेटिलिटी कम होती है। ओके, लेकिन उसके बाद भी मेरा सजेशन रहेगा कि एक नए इन्वेस्टर को स्मॉल कैप और मिड कैप से दूर रहना चाहिए, ओके, और इट विल बी एडवाइजेबल कि वो अपने फंड, जो उसका एडवाइजर है, हाँ जी, फाइनेंशियल एडवाइजर, उसकी सलाह से इन्वेस्ट करे तो डेट विल बी मच बेटर। ओके। अच्छा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि अगर म्यूचुअल फंड को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, म्यूचुअल फंड को एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना चाहे तो इन अ लॉन्ग रन ओके, वी कैन क्रिएट ए गुड वेल्थ ओके सर, थ्रू द म्यूचुअल फंड। ठीक है। अच्छा, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। देखिए, म्यूचुअल फंड में हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो हमें अपनी रिस्क एपेटाइट देख लेनी है, ओके सर, दूसरा हमें वोलेटिलिटी को बियर करना है, ओके, दूसरा हमारा टारगेट या फोकस या गोल हाँ जी, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता हमें अपना पैसा कहाँ लगाना है और क्यों लगाना है, ओके, तो फिर हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक या है, फिर वोलेटिलिटी से घबरा जाएंगे। ओके। अच्छा, अगर हमें म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना हो, तो हमारे पास कितनी मनी होनी चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और क्या ये मंथली बेसिस पे होता है, या हाफ ईयरली बेसिस पे होता है, या ईयरली बेसिस पे होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके होते हैं, ओके, एक लमसम हाँ और जी, एक थ्रू एसआईपी। ओके, लमसम तो ये होता है कि हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर दिया, मान हाँ लीजिए जी, हमारे पास 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख रुपए हैं, ओके, हमने उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया और लेट इट बी ग्रो फॉर ए ओके लॉन्ग सर, टर्म। ठीक है, दूसरा होता है कि यदि हमारे पास एक लमसम अमाउंट नहीं है, हाँ जी, हाँ, लेकिन हमारी इनकम एक स्टेबल है, तो हमें पर मंथ
ओके उसको इन्वेस्ट करते जाएंगे, वेदर इट कैन बी 500 1000 और वॉट एवर यू अमाउंट। हाँ जी हर महीने जब हम उसको करते रहेंगे तो हमें यूनिट अलॉट होंगी, मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा मिलेगा और हमारी Okay. रुपी एवरेजिंग कॉस्ट बेटर होगी। ओके सर इट विल हेल्प अस टू क्रिएट गुड वेल्थ, ओके बट इन अ लॉन्ग रन अगेन। ओके अच्छा, जैसे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया SIP, ठीक है ना, तो SIP क्या है? क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है और लोगों का मतलब हर छोटे बच्चे के मुंह से सुना है कि यार SIP में इन्वेस्ट करेंगे, किसी बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं तो वो भी कहते हैं कि SIP में इन्वेस्ट करेंगे। तो आखिर ये SIP क्या है? मैं इस पे बहुत क्लियर से आपको बता दूं, ये हाँ बहुत जी। लोगों में कंफ्यूजन होता है। हाँ जी देखिए, SIP है हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके आप SIP में पैसा नहीं लगाते हैं, हाँ जी। आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, मार्केट Okay. में लगाते हैं। हाँ जी SIP इज ए प्रोसेस, ओके मतलब इट्स ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब आप हर महीने हाँ जी। एक डिसिप्लिन में रहते हुए एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ओके तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड SIP। ओके मतलब बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है SIP और Yes. SIP के जरिए आप जो है उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ओके म्यूचुअल फंड में आप SIP के थ्रू पैसा लगाते थ्रू हैं। पैसा लगाते हैं। ओके अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि अब मैं मान लेता हूँ कि मेरी सैलरी 10,000 रुपए है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यार SIP में इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरे पास सिर्फ महीने के 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए हैं, तो क्या मैं SIP में इन्वेस्ट कर सकता हूँ 100-200 रुपए से या फिर नहीं? या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की? देखिए, न्यूनतम तो हम 500 या 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन Okay. कुछ फंड ने हमें ये फैसिलिटी दी हुई है कि हम हाँ जी। 100 रुपए पर मंथ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके सर तो इसमें आप इन्वेस्ट 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली जब आपकी इनकम बढ़ेगी हाँ जी तो आप इसको कभी भी बढ़ा सकते हैं। ओके तो अगर देखा जाए तो SIP जो है नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए कितनी बेनिफिशियल अगर वो स्टार्ट करते हैं SIP कराना? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है हाँ जी और ये सर। मेरा पर्सनल फेवर भी है, इसको Okay. मैं मानता हूँ। हाँ जी क्योंकि नौकरी पेशा लोगों के पास क्या होता है कि एक बड़ा कैपिटल नहीं होता या है श्योर generally, बिल्कुल लेकिन उनकी मंथली इनकम होती है। हाँ जी लेकिन मैं इसमें फिर एक बार से कहूंगा कि हर नौकरी पेशा आदमी को एक रूल अपना लेना चाहिए, ओके लगभग 30 या 30 उसको अपने रेगुलर एक्सपेंसेस 33 में करे ओके और उसकी अपनी EMI जो भी उसकी EMI उसको 35 में कंसिडर करे और ओके 30% के करीब उसको पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहिए। 30% इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन Okay. क्योंकि इट विल हेल्प अस, अगर वो 10-15 साल के लिए ऐसा करता है हाँ जी तो आई कैन गारंटी यू कि ही कैन अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके तो मतलब अगर वो 500 रुपए हर महीने भी इन्वेस्ट कर रहा है तो आई थिंक वो 15 साल बाद कुछ अच्छा अचीव कर सकता है इन फ्यूचर। डेफिनेटली मेरे बहुत सारे कस्टमर ने ऐसा किया भी है। प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। Okay. केवल 1000 रुपए महीने से उन्होंने 15 साल तक किया, हाँ जी तो आज वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, ओके या सर अपने रिटायरमेंट को प्लानिंग कर पा रहे हैं, ओके सर या उन्होंने जो टफ टाइम अपने इनिशियल टाइम में देखा है, नाउ दे आर वेरी हैप्पी। ओके अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि SIP और लंप सम में निवेश में क्या अंतर है? मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है अगर इनमें इन्वेस्ट करते हैं हम लोग तो? मैंने आपको भी बताया ना, हाँ जी। लमसम क्या होता है। लमसम होता है हमारी पास्ट सेविंग। ओके मान लीजिए हमारे पास कुछ पिछले पैसे हमारे पास सेव हमने करके रखे हुए हैं, हाँ जी वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। मान लीजिए आपने कुछ एक साल से 10-10 हजार रुपए सेव कर रहे हैं, तो हाँ आज एक जी। साल बाद आपके पास लगभग 1 लाख रुपए है, बिल्कुल तो आप उसे 1 लाख रुपए को सेव करते हो तो दैट इज ए लमसम अमाउंट। ओके लेकिन आपने अभी तक सेविंग नहीं की है, हाँ जी लेकिन अब आप चाहते हैं कि अगले महीने से या अगले कुछ टाइम में मैं सेविंग स्टार्ट करूंगा, हाँ जी तो फिर उस सेविंग को आप इन्वेस्ट कीजिए। ओके अगर हम उसको 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हाँ जी। हैं तो दैट इज SIP। ओके लेकिन अगर हमने पीछे पैसा सेव कर लिया उसको आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज लमसम। ओके अच्छा, जैसे कि हम SIP की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, और हम सभी को पता है कि हम सुबह सुबह जब न्यूज देखते हैं और जब हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, कभी लाल कैंडल नीचे गिरती है तो कभी हरी कैंडल ऊपर जाती है। तो क्या इस मार्केट का उतार चढ़ाव क्या सच में हमारे इन्वेस्टमेंट पर फर्क डालता है या फिर नहीं फर्क डालता है? देखिए, म्यूचुअल फंड या SIP के गुरु कहे जाने वाले वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट है हाँ जी कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ना हो, Okay. रेड स्टॉक में ना आए, तो कोई भी वेल्थ नहीं बना पाएगा। ओके देखिए, जब भी हम SIP करते हैं, मार्केट जी। ऊपर भी जाती है और बिल्कुल। नीचे भी जाती है, और बिल्कुल जब सर। भी हम SIP से उसको परचेज करते हैं तो हमें हाँ जी। यूनिट्स मिलती हैं। ओके आप ये मान लीजिए, अगर हमने मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें यूनिट कम मिलेंगी, लेकिन Okay. अगर मार्केट डाउन साइड में है हाँ तो जी हमें यूनिट ज्यादा मिलेंगी, यानी कि वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल डिस्काउंटेड रही है। प्राइस पर मिलेगी। यानी हमारा वो यूनिट एक्यूमुलेशन का टाइम है, ओके और जब यूनिट एक्यूमुलेशन हमारी होगी और फिर लॉन्ग रन में जब भी मार्केट ग्रो करेगी हाँ तो जी हमें उन्हीं यूनिट्स पे NAV मिलेगी और वही हमारी वेल्थ क्रिएट करेंगे और उसी का हमें बेनिफिट मिलेगा। ओके मतलब बोल सकते हैं ऐसा एग्जाम्पल कि अगर कोई चीज 4 रुपए की है, अगर हम 100 रुपए में इन्वेस्ट करते हैं तो 400 मिल सकते हैं। वही चीज अगर 800 रुपए की हो जाएगी तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे और हमें कम मिलेगी। डेफिनेटली। तो ओके तो मतलब मार्केट का उतार चढ़ाव हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो उसमें डरने वाली बात है नहीं, है ना? हम ये समझ सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो चलिए, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि 500 और 1000 रुपए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन फ्यूचर 15 साल में कितनी हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपनी? देखिए, अगर हम 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं हाँ जी तो लगभग 15 से 20 साल में हाँ जी हम करीब आई थिंक करीब 20 लाख 25 लाख तक आराम से पहुंच जाएंगे 15 साल में। 15 साल में। ओके वैसे 500 और 1000 रुपए निकालना मुझे लगता नहीं कि इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक हम बहुत सारी चीजों में खर्च कर देते हैं, है ना सर? यस डेफिनेटली। केवल देखिए, आपको ना SIP करना, इन्वेस्टमेंट करना, तो यू विल हैव टू मेक इट अ हैबिट। ओके
आपने अगर एक बार हैबिट जनरेट कर ली हाँ तो जी। देन इट इज वेरी इजी। अच्छा, बट मुझे एक बात बताइए कि हम म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्ट क्यों करें? हमारे पास एक ऑप्शन है एलआईसी, जिसमें गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा उसे प्रमोट करती है, तो एलआईसी को छोड़कर हम एसआईपी और म्यूचुअल फंड में ही क्यों जाएं? देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लोगों इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि बिल्कुल। एलआईसी जो है हाँ वो जी। हमें प्रोटेक्शन देता है ओके। अगेंस्ट सम मिसहैपनिंग, ओके। लेकिन आपको वो लाइफ में आने वाले फ्यूचर के लिए कोई गारंटी नहीं देता है। ओके। आप ठीक है, हम ये मानते हैं कि अगर कोई हाँ जी। मिसहैपनिंग हो जाएगी तो इट विल हेल्प द फैमिली, ओके। लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई और आप 50-60 साल तक जी गए हाँ देन जी। व्हाट यू विल डू। ओके। और देखिए मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं फिर ये कहता हूँ लोगों हाँ को जी। एलआईसी और एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने पास होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मेरा कुछ अपने कस्टमर से एक्सपीरियंस है कि उन्होंने 5 साल तक 10 साल तक अच्छी एसआईपी करके एक वेल्थ क्रिएट कर ली, हाँ जी। लेकिन फैमिली के किसी भी मेंबर पे किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हाँ जी। उनका वो जो फंड था एकदम से डाइल्यूट हो गया। ओके। तो नो डाउट वी शुड हैव हेल्थ इंश्योरेंस, वी शुड हैव क्या नाम है टर्म इंश्योरेंस, ओके। और उसके साथ एसआईपी। ओके, मतलब इन बट तीन चीजों एलआईसी हैव ए डिफरेंट रोल ओके, that एलआईसी cannot create the wealth, ओके। that cannot give you the financial freedom. ओके सर, मतलब एलआईसी का अपना रोल है अपनी जिंदगी में, और एसआईपी और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका अपना एक रोल है अपनी जिंदगी में। ओके, तो सर एक चीज और मैं और जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप एक ऐसा बहुत अच्छे फाइनेंस एडवाइजर हैं, अगर हम किसी फाइनेंस एडवाइजर के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज जाननी भी बहुत जरूरी है कि जिस फाइनेंस एडवाइजर के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं तो क्या वो करेक्ट है या फिर नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि मार्केट में फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे एडवाइजर है जो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं एज अ सोशल मीडिया, एज अ ऑन कॉल। बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आ जाती है कि हम आपके फाइनेंस एडवाइजर बन जाएंगे अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी देंगे तो एक अच्छे एडवाइजर को ढूंढने के लिए, या फिर एक अच्छा एडवाइजर कौन होता है, इस बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए हमारे श्रोताओं को, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो बहुत ही टफ सवाल है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा हाँ जी। देखिए जब भी आप किसी से बात करते हैं या, वो बिल्कुल। आपको म्यूचुअल फंड के आप उससे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप उसको अपना टारगेट बताएंगे, हाँ आप जी। अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस बताएंगे, आप अपने एक्सपेंसेस और अपनी अदर चीजें बताएंगे और व्हाट यू वांट इन द फ्यूचर, ओके। और अगर वो आपको उन सवालों पे सेटिस्फाई करता है, हाँ उन जी। चीजों पर अच्छे से प्लानिंग करके देता है, ओके। देन यू कैन चूज कि ही कैन गिव यू अ गुड हेल्प। गुड हेल्थ, तो मतलब अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी इंसान से कॉल के जरिए कनेक्ट ना होकर अगर फेस टू फेस मिलकर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आई थिंक ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपको थोड़ा सा ट्रस्ट भी हो जाएगा कि यार चल सामने वाला पर्सन है और हम इससे मिल भी चुके हैं, तो आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंस रहती देखिए होगी। फाइनेंशियल कंडीशंस में ना हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना हाँ चाहिए, जी, क्योंकि ओके। ऑन कॉल या सोशल मीडिया पर हम्म। आपको डायरेक्टली किसी को पैसा देने से बचना चाहिए, ओके। अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको अच्छे से ना जानते हो ओके। या आपको पूरी तरह से क्लैरिटी ना हो, तो ओके। फ्रॉड होने के चांसेस भी रहते हैं, और रहते हैं। आजकल तो साइबर क्राइम या बहुत ज्यादा definitely, बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और सर जितना मुझे पता है, मैंने ये इसलिए आपसे डिस्कशन किया क्योंकि जितना मुझे पता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिन पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आते हैं, आप अपनी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ग्रो की बात करूं, अप स्टॉक की बात करूं, जब हम यहाँ पे अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं तो उधर के पर्सन हमें कॉल करके बोलते हैं कि हम आपके एडवाइजर बन जाएंगे, आप हमारे कहने पर इस जगह पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए। तो क्या वो चीज ठीक है या फिर नहीं है? देखिए आपने तो खैर 2-3 प्लेटफॉर्म का नाम ले दिया, हाँ मैं जी। किसी प्लेटफॉर्म का नाम ना लेते हुए हाँ जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे एक कस्टमर थे, ओके। उन्होंने किसी ऐसे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट किया, हाँ जी। ठीक है, एंड उनकी जर्नी कुछ टाइम तक चली, ओके। लेकिन फिर उस प्लेटफॉर्म पे हाँ कुछ जी। गवर्नमेंट की तरफ से बैन आ गया, ओके। ठीक है, कुछ डिस्क्रिपेंसी उनके ऑडिट में पाई गई होंगी, अब ओके उसका सर। पैसा वहां अटक गया। ओके। अब जब उसने अपना पैसा वापस लेने के लिए वहां बात की, हाँ जी। तो उन्होंने उन्हें बोला कि आप हमारे ऑफिस में आइए और ओके। हमारा ये वेरिफिकेशन होगा, आपको ये हाँ जी। डिटेल्स देनी पड़ेगी। हाँ जी। अब वो ऑफिस था उनका कहीं दूर शहर ओके। में, अब हर कस्टमर के लिए जाना पॉसिबल नहीं या है, तो इट डेफिनेटली। बिकम्स वेरी टफ, और वो जो हमारा कस्टमर है बहुत पैनिक हो गया था। ओके सर। देन ही केम टू मी, हाँ जी। हमने उसकी हेल्प करी ओके। और उसको फिर कुछ वेज हमने बताए हाँ और जी। उसका वो पैसा रिकवर किया। ओके। देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जब आप जाते हैं हाँ जी। तो आपको इन लाइफ में इन आने वाली परेशानियों से वो बचाता है, वो बचाता है। और वो आपको अच्छे से समझ के उस हिसाब से प्लान करेगा आपको। ऐसे कहीं पे मैंने ये कहा ना, मैं उन ऐप की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल 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 लेकिन कल को अगर जहां से हम कर रहे हैं उस कंपनी के थ्रू भी आई, तो बिल्कुल। वी कैन कन्वर्ट टू द अदर कंपनीज ओके। और वी कैन हेल्प देम ओके सर। कि हाउ दे कैन गेट देयर मनी। तो मतलब एक एडवाइजर का होना बहुत ज्यादा क्योंकि important है। पैसा तो उस कस्टमर का भी कहीं नहीं गया, मैंने जैसे कहा म्यूचुअल फंड में बिल्कुल। पैसा 100% सेफ है, वो सेबी के अंडर में है, ओके। तो पैसा उसका सेफ था, हाँ लेकिन जब तक हमें नहीं मिलेगा बिल्कुल, निकालने का what we'll do? प्रोसेस या बिल्कुल, अगर प्रोसेस नहीं होगा निकालने का Yes. तो फिर हम क्या ही करेंगे। मेन चीज तो है। अच्छा, हमने म्यूचुअल फंड पे बात करी, हमने एसआईपी पे बात करी, हमने लमसम पे बात करी, अब हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन। आखिर ये वेल्थ क्रिएशन क्या है, इसे थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए सर। हाँ, वेल्थ क्रिएशन में कहता हूँ, देखिए आदमी अमीर कब होता है? अमीर वो तब होता है जब मेरा अपना पर्सनल माने जितनी उसकी एक्टिव इनकम है, अगर उतनी ही उसकी पैसिव इनकम है, ओके।
तो वो मैं उसे अमीर मानता हूँ। Okay. मान लीजिए आपका मंथली खर्च 1 लाख रुपए का है हाँ जी। और आप अपनी पैसिव इनकम इतनी क्रिएट कर लेते हैं कि अब Okay. आपको घर बैठे हुए 1 लाख रुपए मिल सकता है, ओके तब आप अमीर हैं। यानी Okay. आपको इतनी वेल्थ अपनी लाइफ में अचीव कर लेनी चाहिए। हाँ जी। यानी जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग करें या जब भी आप लाइफ में कुछ भी प्लान करें, यस तो आपको उसके लिए अपनी एक्टिव इनकम या अपने फंड या अपनी चीजों को ना छेड़ना पड़े, आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। ओके। तो जैसे आपने दो इनकम का यहाँ पे नाम लिया, एक एक्टिव इनकम एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस है, इसे थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए प्लीज। देखिए, पैसिव इनकम मैं बताता हूँ, हाँ जब जी। तक आप अपने पैसे को काम पे नहीं लगाएंगे, हाँ जी। आपका पैसा दिन या रात अपने आप आपके बिना काम नहीं करेगा, हाँ जी। तब तक आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। और अगर Okay. उसने आपकी मेहनत के बिना काम करना शुरू कर दिया, हाँ जी, वहां से जब आप पैसा जनरेट करेंगे, वो आपकी पैसिव इनकम है। वो पैसिव इनकम। जैसे मान लीजिए आप और हम दिन भर में ऑफिस जाते हैं, अपने क्लिनिक जाते हैं, अपनी दुकान पे जाता है, अपनी फैक्ट्री में जाता है, वो दिन भर बिल्कुल। मेहनत कर रहा है, बिल्कुल। वो उसकी एक्टिव इनकम है। लेकिन कहीं पर उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है या कहीं पे वेल्थ क्रिएट कर रखी है, हाँ जी। और उसका वो पैसा वहां पे ग्रो कर रहा है, Okay. वो एक रेगुलर इनकम वहां से ले सकता है, तो Okay. वो उसकी पैसिव इनकम। वो पैसिव इनकम हो गई। ओके, मतलब बिना काम करे जो आपका पैसा आ रहा है वो पैसिव इनकम हो गई, और जो काम करके आ रहा है वो आपकी एक्टिव Active इनकम हो income गई। हो गई, आपके जी। कहने का मतलब ये है। ओके सर, तो चलिए और बात करते हैं सर थोड़ी सी और। तो क्या एक आम आदमी, हाँ जी बिल्कुल, क्या सिर्फ ज्यादा कमाई से वेल्थ बनती है या सही निवेश से भी वेल्थ बन सकती है? देखिए, ज्यादा कमाई से कभी भी वेल्थ नहीं बनती। Okay. ज्यादा कमाई से आपकी लाइफस्टाइल बेटर होती है, ओके सर। आपके जो भी नीड्स हैं हाँ वो जी। फुलफिल हो सकते हैं। ओके लेकिन एक वेल्थ क्रिएट जो होती है, वो सही निवेश से होती है। ओके ज्यादा कमाई से आपकी सेविंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, ओके। लेकिन जब तक आप उस सेविंग कैपेसिटी को या अपने सेव्ड अमाउंट को ठीक से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हाँ जी। तब तक आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। ओके, तो क्या एक आम आदमी कैसे अपनी वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत कर सकता है? देखिए, एक आम आदमी को यही है कि अपने इनकम प्रोफाइल को देखते हुए उसे अपनी इनकम का, मेरा अपना मानना है कि लगभग 25-30% तक हाँ जी। मंथली इन्वेस्ट करे, जी। डिसिप्लिन होते हुए इन्वेस्ट करे, ओके मार्केट की वोलेटिलिटी से ना घबराए, ओके और एक लॉन्ग टर्म में करे, तो उसको एक अच्छी वेल्थ बन सकती है। ओके। ये म्यूचुअल फंड जो है वेल्थ क्रिएशन में कितनी सहायता करता है, क्या रोल निभाता है? देखिए, क्या रोल निभाता है, मैं तो ये कहूंगा आज के टाइम पे हाँ जी। दिस इज द ओनली टूल ओके विच कैन हेल्प यू टू क्रिएट द वेल्थ। ओके आज के तारीख में ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है जहां से आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। ओके सर। आपको अच्छे रिटर्न दूसरी जगह मिल सकते हैं, नो डाउट, पैसा सेफ हो सकता है, एक स्टेबल इनकम मिल सकती है, हाँ जी। बट वेल्थ क्रिएशन ओके ओनली इजी विद म्यूचुअल फंड ओके। और एसआईपी। अच्छा, मेन चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट की बात तो हम लोग कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात भी कर रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट ही क्यों करना है? 1-2 साल में अगर हम इन्वेस्ट करें तो उससे काम नहीं चलेगा क्या सर? देखिए, मैं बताता हूँ, जब आप 1,000 रुपए की एसआईपी मान लीजिए शुरू करते हैं, बिल्कुल। तो शुरू के 5 साल तो ना वो एक्यूमुलेशन फेज होता है। Okay. यानी आपका पैसा या यूनिट हाँ हम जी। एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ओके अभी तो हमारा कुछ कॉर्पस ही नहीं बना, तो ग्रो कहां से होगा? तो बिल्कुल। 5 साल का पीरियड हम ये मानते हैं कि हाँ। वो एक ग्रोथ एक्यूमुलेशन पीरियड है। ओके उसके अगले 5-7 साल में आपको उस पैसे पे ग्रोथ दिखाई देगी, ओके सर। यानी तभी रिटर्न आएगा। बिल्कुल यानी कि अब कंपाउंडिंग का जो है हम्म। वो स्टार्ट हो चुका है। आप Okay. कंपाउंडिंग के फैक्टर को अब एंजॉय कर सकते हैं। हम्म। और उसके बाद यानी 10-12 साल के बाद जो 5-7 साल होंगे, वो एक्सप्लोजन फेज होता है। ओके यानी जब कंपाउंडिंग का एक पूरा इफेक्ट आपको आता है, और वो जब एक ब्लास्ट जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोजन, कि आप देखेंगे कि मेरा जो पैसा है वो इतना भी बढ़ सकता है, तो इट इज, इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ। छोटे टाइम में तो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना अभी तो फंड ओके। को। मतलब तो क्या इस- सॉरी, इस 3 फीस को ध्यान रखिए, एक्यूमुलेशन, ग्रोथ एंड एक्सप्लोजन। ओके जबकि रिसर्च ये कहती है कि मोर देन 80% शुरू के 5 साल में, रेस्ट के 15% अगले 10 साल में। Okay. एक्सप्लोजन फेज तक तो पहुंचने वाले जो क्लाइंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो केवल 2-4% ही होते हैं जो पहुंच पाते हैं। और ओके दैट इज द मतलब रियल फेज वन यू आर गोइंग टू एंजॉय। ओके। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो एक आम आदमी के लिए क्या एज होती है जब वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे? देखिए, मैंने बार बार आपको सोचा होगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में। हाँ जी। यहाँ पर एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पर ना पैसा जो है वो सेकेंडरी वैल्यू है, ओके टाइम इज द प्राइमरी वैल्यू। ओके। आप जितने लंबे टर्म तक इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू करेंगे, हाँ जी। उसको रखेंगे, आपकी कंपाउंडिंग उतनी ही बेहतर होगी। ओके फिर मैं एक बार बात कहूंगा वारेन बफेट की, उन्होंने जी। 14 साल के उनसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, ओके और उनका जो एक्सप्लोजन फेज आया था वो 50 के एज पे आया था। यानी उन्होंने अपनी जो टोटल फंड का वो क्रिएट किया था, वो 50 के बाद किया था। 50 के बाद किया था। तो इतना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, उतने कम अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उतनी ही ज्यादा वेल्थ बनेगी। बट सर, अगर इंडियंस की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि 14 साल से पहले हमारे घर वाले हमें घर से बाहर निकलने कमाने के लिए भेज देंगे, और आई थिंक इन्वेस्टमेंट हम तभी शुरू करेंगे जब हमारी जेब में पैसा होगा, क्योंकि पापा के पैसे तो इन्वेस्ट करा नहीं सकते। जब खुद की वेल्थ क्रिएट करानी है तो आई थिंक खुद का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, मेरा तो इस मामले में हमेशा मतलब हाँ जी। हर जेनजी या यंग कपल को या यंग बंदे को ये कहना है कि वेन एवर यू स्टार्ट योर अर्निंग, जिस दिन भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो, उसका 25 से 30%
इन्वेस्टमेंट शुरू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए फ्रॉम द वेरी सेम डे, ओके दैट इट विल गोइंग टू हेल्प हिम इन द फ्यूचर। ओके। तो अगर एक आम आदमी के दिमाग में सोच आ रही है कि यार मुझे अमीर बनना है, तो क्या ये सोच सही है या फिर गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आदमी को एम्बिशियस क्यों नहीं होना चाहिए? उसको अपनी ग्रोथ जो प्लान करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, सोच सही है, लेकिन आप उसके लिए क्या प्रोसेस ले रहे हैं, दैट इज मोर ये इम्पोर्टेंट। मैटर करता है। आप ओवरनाइट ना तो रिच बन सकते हैं, बिल्कुल। ना ओवरनाइट कुछ भी चीज को अचीव कर सकते हैं। Okay. यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम। ओके। अच्छा, वेल्थ क्रिएशन जब हम करना शुरू करते हैं तो उसमें एक आम आदमी जिसके पास गाइडेंस नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती वो क्या करता है उस मोमेंट पे? देखिए, मैंने ये देखा है कि सबसे बड़ी गलती वो करता है जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है। ओके। ठीक है, जब भी मार्केट गिर रहा है तो वो देखता है यार मेरा फंड नीचे जा रहा है, हाँ जी। तो वो या तो वहां से बैकआउट कर लेता है। बैकआउट कर लेता है, और वो सबसे बड़ी गलती होती है। ओके। मैंने उस समय तो उसको डिस्काउंटेड प्राइस में यूनिट मिल रही है, ओके। मतलब ठीक है, अगर आपकी एनएवी नहीं बढ़ रही है तो हाँ आपकी जी। यूनिट्स बढ़ रही हैं, ओके। आप उन यूनिट्स को बढ़ाइए ना। सबसे बड़ी गलती ये होती है, Okay. या तो अपनी एसआईपी स्टॉप कर देंगे, या पैसे को नीचे जाता देख उसको विड्रॉ कर लेंगे। ओके सर। तो वो एक्यूमुलेशन फेज को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। Okay. सबसे बड़ी गलती तो यही रहती है। मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट करें तो पेशेंस होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट Yes, है ना? yes, कि अगर definitely. वहां पे कुछ चीज अगर ग्रो मतलब गिर रही है, डाउन हो रही है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको पैसा निकालना है, आप वेट कीजिए, ठीक है ना? और आई थिंक मुझे ऐसा भी लगता है कि सर पैसा भी वो इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना, जिसका डर ना हो खोने का, डेफिनेटली, है ना? अगर खोने का डर नहीं होगा तो आई थिंक वो कितना भी नीचे चला जाए हम उसे निकालेंगे नहीं, हमें पता है कि यार चला भी गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना Okay, चाहूंगा। बिल्कुल हमें सर। वो पैसा ने कहा कि जिसको खोने का डर ना हो, हाँ भाई जी। नुकसान तो नहीं, नुकसान है, नुकसान तो नुकसान हम है ये सर। कह रहे हैं पैसा खोना ही क्यों है। बिल्कुल, ये बात भी सही है। लेकिन हाँ जी। हमें उतना इन्वेस्ट करना चाहिए जितना हम इजीली कर सके। ओके। मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 है, और अगर मैं 1,000 रुपए इजीली इन्वेस्ट कर सकता हूँ तो मुझे 1,000 ही करना चाहिए, Okay. जो मैं इजीली हर महीने निकाल सकूं। निकाल मेरे को सकूं। 5,000 रुपए क्यों इन्वेस्ट करने हैं? या बिल्कुल। अगर आज मैंने ओवर बजट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, हाँ जब जी। मार्केट डाउन जाएगी या इन केस ऑफ इमरजेंसी Okay. मुझे वो फंड निकालना पड़ेगा, ओके। तो दैट वी शुड नॉट डू। ओके। अच्छा सर, फिलहाल तो ऑलमोस्ट मेरे जितने सवाल थे वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, पर मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूंगा जरूर कि मैं क्वेश्चन दोबारा देख लूं यार, मैं भूल गया। अच्छा हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज के युवाओं को, कह सकते हैं कि आज के युवाओं को अगर वेल्थ क्रिएशन करनी है तो उनके लिए आप क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहेंगे? देखिए, आज के युवाओं को मैं सबसे पहले कहूंगा, सबसे पहले तो उनको एक जैसी उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है, हाँ एक जी। मेडिक्लेम, ओके। एक टर्म इंश्योरेंस, ओके। देन उनको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने स्किल्स पे, हाँ जी। क्योंकि जब वो स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनकी जो है एक्टिव इनकम बढ़ेगी। ओके। भाई आप इन्वेस्ट भी तो तभी कर पाएंगे जब आपकी एक्टिव इनकम होगी। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्टिव इनकम बढ़े तो हाँ जी। अगेन उसका जो भी पार्ट आपको लगता है 20-25%, 30%, उसको इन्वेस्ट कीजिए। शुरू में अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए, ओके। बहुत ज्यादा ईएमआई पे या बहुत ज्यादा चीजों पे डिपेंडेंट मत होइए। ओके। उस लेट योर मनी ग्रो। देखिए, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। उस पैसे को सही से इन्वेस्ट करना और और सही से ग्रो होने तक का टाइम देना, ओके। इट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके सर, मतलब सर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एजुकेटेड पर्सन तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। प्रॉब्लम आती है जो गांव में लोग रह रहे हैं, आई थिंक उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट की अगर बात भी करते हैं, और अगर हम आज किसी गाँव में चले जाएं और एज अ एडवाइजर बन के जाएं कि भाई हम आपका पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आई थिंक उनके दिमाग में ये सोच आएगी कि यार ये पैसा लूटने के लिए आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को कैसे समझाया जाए कि यार इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज बात करें, जैसे कि आपने बात करा किसकी, मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है, अगर हम उसकी भी बात करें वहां जाके, तो वो लोग हमसे मना कर देते हैं डायरेक्टली। तो बेसिकली मैं चाहूंगा एक मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचा जाए जो एजुकेटेड नहीं है और जो गाँव के लोग हैं जो समझते नहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मेरा मैसेज है कि इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझें। आपको देखिए, वेल्थ जो हमारी बनती है ना, हाँ वो जी। कभी भी इन्वेस्टमेंट से या सेविंग से नहीं बढ़ती। ओके। फिलहाल तो जो हमारे पास है हमें उसको सेव करना चाहिए, और उसको सेव करने का एक ही तरीका है, वो है ओके। मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है सर। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में मैंने देखा है फैमिली ना पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, हम्म। तो वो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम Okay. उनको समझाएंगे तो हाँ ऐसा जी। नहीं है, अगर हम उनको कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं, उनको ठीक से समझाते हैं, तो तो वो होता है। और Okay. मेरा उनको ये राय है कि सबसे पहले तो अपना मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस कराएं। और ओके। उसके बाद किसी भी मेडिकल फैमिली मिसहैपनिंग से बचने के लिए अपना टर्म इंश्योरेंस कराएं। ओके सर। उसके बाद देन कम टू द इन्वेस्टमेंट। ओके,
चलो दोस्तों, आज बहुत सारी बात करी हमने वेल्थ को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर और एसआईपी को लेकर, और आई थिंक आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे जो कि क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना आप सबके साथ। आपके पास एक नंबर है ना, इस नंबर को मिलाइए, नंबर है 98 378 96 896। इस नंबर के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है, आपको एसआईपी को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर और वेल्थ क्रिएशन को लेकर कोई भी बात करनी है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हम सर को एक बार फिर से इन्वाइट करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मैं तो इस शो से अलविदा लेना चाहूंगा और जाते थे बस एक बार और सर से कहना चाहूंगा कि सर कोई और मैसेज आप जो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हो तो प्लीज पहुंचाइए। सर बस मेरा तो यही मैसेज है कि हाँ मैं जी। तो इंडिया के हर सिटीजन को ये कहता हूँ, हाँ जी। आप एक डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए ओके। और लेट योर मनी ग्रो, और वेट कीजिए थोड़ा सा 10 से 15 से 20 साल का, हाँ जी। और अपनी प्लानिंग अच्छे से कीजिए, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए ओके और सर। एक वेल्थ क्रिएट कीजिए, और लेट्स एंजॉय योर लाइफ इन द फ्यूचर। ओके सर, क्या बात है, थैंक यू सो मच इस स्पेशल मैसेज के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना चाहूंगा कि ये जो सफेद दीवारें हैं कैसी लग रही हैं आपको? नहीं, इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। देखिए आपकी जो मतलब इंटीरियर है, हाँ इट्स जी। रियली गुड, रियली गुड। ओके, चलिए। तो दोस्तों, इस शो से लेते हैं अभी के लिए अलविदा, फिर जल्दी मुलाकात करेंगे, ढेर सारी बात करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो सुबह से लेकर शाम तक करता है आपको एंटरटेन, और काम की बात तो करता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। तो बाय बाय, टेक केयर।